नमस्कार मित्रों, वेडर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्य के उदारवादी सिद्धांत के बारे में। हम जानते हैं उदारवाद के सिद्धांत जो जॉन लॉक से आरंभ होते हैं और अभी तक उदारवाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है राजनीतिक विचारधारा में। और आज के समय में तो हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा उदारवाद की है। लेकिन उदारवाद की जो राज्य का सिद्धांत है वो तीन भागों में हम बांट सकते हैं, तीन स्टेजेस में कह सकते हैं, क्योंकि उदारवाद में जो परिवर्तन हुए हैं उनको तीन स्टेजेस में माना जाता है। पहला जो क्लासिकल लिबरलिज्म या शास्त्रीय उदारवाद है, जो जॉन लॉक की देन थी। उसके पश्चात आता है जिसे कहा जाता है नया उदारवाद या उपयोगितावादी उदारवाद। और तीसरा जो जॉन रॉल्स से आरंभ होता है जिसे कहा जाता है न्याय आधारित उदारवाद। तो उदारवाद की जो प्रमुख आधार है वो है कि जो जॉन लॉक ने दिया था, और जॉन लॉक के साथ साथ जितने भी सामाजिक अनुबंध को समर्थन करने वाले जो राजनीतिक विचारक थे, जो हॉब्स से आरंभ होते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो वगैरह, इन सब ने जिस राज्य की कल्पना की थी वो उसका आधार सामाजिक अनुबंध था। और हालांकि हॉब्स जिस राज्य की कल्पना करता है वो लिबरल नहीं होकर एब्सोल्यूटिस्ट है, लेकिन वो जिस तरीके का प्रयोग करता है वह तरीका वही है जिससे कि उदारवादी राज्य पैदा होता है। तो उदारवादी राज्य का आधार है सामाजिक समझौता। और सामाजिक समझौते का अर्थ क्या है कि इसके आधार पर जो राज्य बनता है उसकी तीन विशेषताएं होती है, जो उदारवादी राज्य की विशेषताएं हैं। पहला, राज्य कृत्रिम है। दूसरा, राज्य सीमित है। तीसरा, राज्य जो है वो प्रतिनिधात्मक है। यानी राज्य कृत्रिम है, राज्य सीमित है और राज्य प्रतिनिधात्मक है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो उदारवादी राज्य होता है वह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होता। यानी इसका अर्थ यह है कि वह क्रिएट किया जाता है कृत्रिम रूप से, और जो क्रिएट करने वाला है, जो बनाने वाला है, वह उसको बनाते समय उसका कोई उद्देश्य नियत करता है। इसलिए उदारवादी राज्य के स्वयं के हित नहीं हो सकते। अगर हम राज्य के दूसरे प्रकार के जो सिद्धांत हैं उदय होने के, जैसे अरस्तु ने कहा था कि स्वाभाविक है, तो उसके स्वयं के उद्देश्य हो सकते हैं। लेकिन उदारवादी राज्य चूंकि सामाजिक अनुबंध के आधार पर बनता है, इसलिए उसके स्वयं के उद्देश्य नहीं हो सकते। वही उद्देश्य होता है जिसके लिए राज्य को बनाया गया है, इसलिए कृत्रिम भी है। दूसरा, इस कारण से सीमित भी होता है, ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। किस कारण से सीमित होता है? जिन उद्देश्यों को लेकर राज्य को बनाया गया है उन उद्देश्यों को लेकर, उन उद्देश्यों से सीमित होता है। उसके अलावा ये कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर उसके अलावा कोई कार्य करता है तो इसे समाप्त किया जा सकता है और दूसरा राज्य बनाया जा सकता है। और तीसरा, ये प्रतिनिधात्मक भी होता है, क्योंकि जो राज्य के सदस्य होंगे यानी सरकार होगी, वो कैसे तय करेगी कि राज्य के उद्देश्य जिसके लिए राज्य बनाया गया है उसके अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं कर रही। तो इसलिए वहां पर राज्य के जनता के प्रतिनिधि होना आवश्यक है, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने राज्य को बनाया है। उसके प्रतिनिधि जब तक राज्य का संचालन नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है मालूम करना कि राज्य जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसी उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए उदारवादी राज्य की ये तीन विशेषताएं हैं: कृत्रिम होता है, सीमित होता है और प्रतिनिधात्मक होता है। और इन तीनों बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो उदारवादी राज्य है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना, पहला उद्देश्य। और दूसरा, वो अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है? जब वो कानून के अनुसार शासन करे। तो समय के अनुसार धीरे धीरे जब हम उदारवादी राज्य की बात करते हैं, तो आज जब हम उदारवादी राज्य को परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं दो विशेषताएं हैं। वह उदारवादी राज्य है जिसमें कानून का शासन होता है और जिसमें अधिकारों की, माने व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। अब इसमें जो तीन स्टेजेस मैंने बताए हैं, ये दोनों बातें स्वीकार करते हुए भी जो तीन अलग अलग चरण हैं उदारवाद के, उसमें थोड़ी बहुत अंतर आ जाता है उदारवादी राज्य के प्रकृति के बारे में। जो पहला स्टेज है जिसे कहते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, या जिसे हम कहते हैं शास्त्रीय उदारवाद, जो जॉन लॉक ने स्थापित किया था, उसमें राज्य की कल्पना की जाती है कि राज्य न्यूनतम होगा। यानी राज्य का कार्य केवल यह है कि वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे, इसके अलावा राज्य का कार्य नहीं है। यानी व्यक्ति के विकास या कल्याण की कल्पना उस समय नहीं की गई थी। और जिसे आज नव उदारवादी जिसकी कल बात करते हैं, मिनिमल स्टेट
न्यूनतम राज्य की, वो सबसे पहले शास्त्रीय उदारवाद में सामने आता है। दूसरी स्टेज में हम कह सकते हैं, जिसे कहते हैं नव उदारवाद, जो उपयोगितावादी और 19वीं शताब्दी में सामने आया था। इसमें राज्य के द्वारा ये बात कही गई कि व्यक्ति के कल्याण करने की बात भी राज्य में होनी चाहिए। केवल अधिकारों की रक्षा ही करना ही उसका कार्य नहीं है, क्योंकि अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी लोगों का कल्याण करना आवश्यक है। इसलिए वेलफेयर स्टेट की स्थापना हुई, जिसे हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। और 1828 के बाद में 1823 के बाद में इंग्लैंड में जो बहुत से सुधार हुए, सामाजिक सुधार, जिसमें हम जानते हैं कि पेंशन लागू होना, कर्मचारियों के जो वर्किंग आवर्स है उसको स्थापित करना, बोनस देना या दूसरे प्रकार की जो भी बातें व्यक्ति के कल्याण, उनकी शिक्षा और उनकी जो चिकित्सा के बारे में राज्य के द्वारा कुछ सहायता करना, ये सब बातें धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में आरंभ हुई इंग्लैंड के द्वारा सबसे पहले, और ये स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य बनता गया। लोक कल्याणकारी राज्य होने का अर्थ क्या हुआ कि राज्य की शक्तियां बढ़ती गई, राज्य का कार्य क्षेत्र भी बढ़ता गया। ये अब न्यूनतम राज्य नहीं रहा, मिनिमल स्टेट नहीं है, ये वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट का अर्थ है कि जनता के सभी प्रकार के कल्याण की जिम्मेदारी राज्य की है। सड़कें बनानी है, तो यातायात का कार्य करना है, स्कूल है, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब कार्य राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बन गया। तीसरी स्टेज जो आती है वो है जॉन रॉल्स की, जब 1971 में उसने पुस्तक लिखी थी थियरी ऑफ जस्टिस। उसने इसका आधार बदलने की कोशिश की, इसकी उदारवादी राज्य की, और उसने कहा कि राज्य का उद्देश्य न्याय की स्थापना करना है या न्याय पर आधारित होना चाहिए। और न्याय को उसने कहा कि ये सामाजिक न्याय है, यानी ये जो दूसरे प्रकार के न्याय होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, ये ऐसा जस्टिस न्याय नहीं है जो सिर्फ पनिशमेंट देता हो, रिवार्ड करता हो। ये जो वस्तुएं समाज में है उनका वितरण कैसे हो, वो न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ये न्याय है, और इस पर उदारवादी राज्य आधारित होना चाहिए। तो इसमें क्या नई बात आई, जब वो न्याय का सिद्धांत देता है तो वो कहता है इसमें दो सिद्धांत शामिल हैं। पहला है सबको समान अधिकतम स्वतंत्रता मिले, और दूसरा सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर किया जाए जहाँ तक हो सके, और अगर दूर ना हो सके और वो है तो उसका वो तभी रह सकती है जब उससे समाज में न्यूनतम लाभान्वित व्यक्ति को लाभ मिल सके, तो जो जिसे डिफरेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। तो इसलिए उसने जो लोक कल्याणकारी राज्य था, उस लोक कल्याणकारी राज्य को एक नया स्वरूप प्रदान किया और उसमें न्याय को आधार बनाया कि लोक कल्याण तब होगा जबकि वो न्याय पर आधारित होगा। तो उसको संकुचित किया, या उसको जिसे कह सकते हैं पॉइंटेड किया कि अब जो राज्य है आपका, वह राज्य जो लिबरल स्टेट है उसका आधार न्याय होना चाहिए। तो ये तीन जिसे कह सकते हैं स्टेजेस है जिसके आधार पर उदारवादी राज्य आगे बढ़ता है, उदारवादी राज्य का सिद्धांत आगे बढ़ता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये आता है कि क्या उदारवादी राज्य प्रजातंत्र के साथ ही रहता है या उससे अलग भी होता है, यानी इज इट ए नेसेसरी कंडीशन दैट लिबरल स्टेट शुड बी डेमोक्रेटिक, क्या वो प्रजातांत्रिक होना आवश्यक है उसके लिए या नहीं है। इस पर काफ़ी विचार होता है। अधिकतर जो राज्य है आज वे लोकतांत्रिक भी है और उदारवादी भी है। अब इनमें क्या अंतर होता है? लोकतांत्रिक होने का अर्थ यह है कि जहाँ पर शासन शासित के नियंत्रण में रहे, यानी शासित यह तय करे कि शासक कौन होगा, तो वह रिप्रेजेंटेटिव होता है, मुख्य रूप से उसमें प्रतिनिधात्मक होता है, और उसमें जनता की इच्छा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कानून से भी। जब कानून में और जनता की इच्छा में टकराहट होती है तो प्रजातंत्र जनता की इच्छा का समर्थन करता है। और इसलिए फरीद ज़कारिया जैसे जो विचारक है, कमेंटेटर है, उन्होंने कहा है कि एक नया टर्मिनोलॉजी आरंभ की, उनका इलिबरल डेमोक्रेसी। तो वो मानते हैं कि जो पश्चिम के अलावा जो दूसरे राज्य हैं, पूर्व में जितने भी राज्य हैं, उनमें अधिकतर में प्रजातंत्र तो आ गया है, लेकिन उसके साथ साथ उदारवाद समाप्त होता जा रहा है, और तो कानून का शासन या व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, एक व्यक्ति के
बोलने की स्वतंत्रता की रक्षा, ये तो कम हो गई है और जनता का शासन जरूर आ गया है। तो वो इस पर चिंता व्यक्त करता है, क्योंकि मानता है कि इसके कारण से न तो प्रजातंत्र बचेगा और न उदारवाद बचेगा। क्योंकि जो सीक्वेंस होनी चाहिए जो पश्चिम देशों में हुई है वो है कि पहले उदारवाद आया और फिर धीरे धीरे वो डेमोक्रेटिक हुआ। और 19वीं शताब्दी तक तो अधिकतर जो देश थे पश्चिम में वो उदारवादी बन चुके थे, लेकिन वो प्रजातांत्रिक पूर्ण रूप से नहीं बने थे। इसलिए वो कहा जाता था उनको लिबरल ऑटोक्रेसी। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम उदारवादी संशोधनों की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो 1668 में इंग्लैंड में जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें पहली बार राजा की शक्ति को नियंत्रित किया गया था और संसद की शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया था, उसको ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी और कुछ रूल्स और कुछ ऐसे कानून बनाए गए थे जिसके अंतर्गत राजा की शक्ति नियत की गई थी। तो वो कानून का शासन उससे आरंभ होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता गया और 19वीं शताब्दी तक आते आते अधिकतर पश्चिम के देशों में कानून का शासन स्थापित हो गया, लेकिन वो डेमोक्रेटिक थियरी स्टेट नहीं बने थे। जैसे हंगरी का जो एम्पायर था, हंगरी और प्रुशिया का, उसे माना जाता है कि वह एक उदारवादी राज्य था, लेकिन वह प्रजातांत्रिक राज्य नहीं था। और इसी प्रकार से अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो हांगकांग को उदाहरण दिया जाता है कि 1997 में जब तक चाइना ने उस पर नियंत्रण नहीं किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण था, तब तक वह पूर्ण रूप से एक उदारवादी राज्य बन गया था, लेकिन ऑटोक्रेटिक था। और आज भी बात की जाती है 2005 के बाद में कि जो इजिप्ट है मिस्र, वहाँ पर धीरे धीरे वो उदारवादी राज्य बनता जा रहा है, हालांकि वो प्रजातांत्रिक राज्य नहीं बना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मेल है प्रजातंत्र और उदारवाद का, ये अवश्यंभावी नहीं है। ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिसमें प्रजातंत्र नहीं था लेकिन उदारवाद था। इसी प्रकार से ऐसे प्रजातंत्र भी हैं, जैसा जकारिया ने कहा है, जो जिसमें उदारवाद नहीं है। तो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो ये है कि जब उदारवाद और प्रजातंत्र दोनों का मेल हो, यानी लिबरल डेमोक्रेसी अगर है तो वो उदारवाद और प्रजातंत्र दोनों के जो गुण हैं वो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से जिसे हम कह सकते हैं कि लिबरल थियरी ऑफ स्टेट है। इसकी आलोचना भी की जाती है, जैसे बहुत से लोग आलोचना करते हैं कि आज के संदर्भ में लिबरल स्टेट फेल होता जा रहा है, बहुत से नई समस्या आ रही है। इसके बारे में मैंने दूसरे वीडियोस में बहुत कहा है कि जो आज की बहुत सी समस्या हैं जिसको एक उदारवादी राज्य सही ढंग से उसको सामना नहीं कर पा रहा है, इसलिए उदारवादी सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। लेकिन तब भी अभी इसका कोई विकल्प हमारे सामने नहीं आया है कि उदारवादी सिद्धांत अगर को हम न माने तो फिर किस सिद्धांत को माने जो कि मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ऐसा शायद कोई सिद्धांत बनना लगभग असंभव है, लेकिन इसलिए उदारवादी सिद्धांत में ही हमें कुछ संशोधन करने पड़ेंगे जिससे कि वो जो समस्याएं मानव जीवन के सामने आ रही है, अभी है, आगे आएगी, उनका सामना सही प्रकार से कर सकें। आपने वीडियो बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।